ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स होमवर्क थे, तो काइंडली सामने रखो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में ने ट्राई किए थे, आप लोगों ने किया होगा। चलिए सर, चलिए एक बात है, मैसेज सुन रहे हैं यानी आपको भी वही कभी ना हो जो अभी कुछ फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट लाइन, a lease was signed on 1st April 4 for 5 years। कब बनेंगे 5 साल पूरे? कब से शुरू हो रही है? 1st April 4 से। नेक्स्ट इन एनुअल रेंटल्स, सालाना रेंटल्स है पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर 5000। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर से यहाँ पे मरा दो 1 जनवरी नहीं, वो क्यों नहीं? तो हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच लीज ईयर यहाँ मरा दो, which means फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1 अप्रैल 4 पे, फिर 1 अप्रैल 5 पे, 1 अप्रैल 6, 7 और 8 पे। लेकिन लीज एंड कब होगी? 31 मार्च 9 पे। असल में जो लास्ट ईयर एंड 9 31 मार्च वाला जो रेंटल है वो 1 अप्रैल 8 पे होगा, एडवांस में, बिगिनिंग में होगा। ठीक है। और नेक्स्ट फिर उसमें जो 700 का जिक्र है सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, द लीज कंटेन्स अ परचेज ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड एट 700। और ये जितनी भी परचेज ऑप्शंस होंगी ये कब एप्लीकेबल होंगी? ये चाहे ना भी लिखो, ये एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होगी। ड्यूरिंग द लीज टर्म इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परचेज ऑप्शंस हो या ओनरशिप ट्रांसफर का जिक्र है तो ये एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है। अगर नहीं भी स्पेसिफाई तो ये याद रखिएगा, लिखा सारा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, अनलेस ऑफ कोर्स वो कुछ और बता दे, लेकिन बाय डिफॉल्ट परचेज ऑप्शंस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो कल कर रहे थे, वहां भी रेंटल्स एडवांस में थे, लेकिन वहां पैराग्राफ 5 में जरा स्पेसिफाई हुआ था एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो वो 30 जून शायद बना था। 1 जुलाई रेंटल्स थे, 30 जून ये एंड। ठीक है, ये बाकी और कोई प्रिपेयर नहीं? ये बी मैंने सब कहा था, सी अभी आज करना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो प्लीज, अटेम्प्ट कर लिए सर क्वेश्चन? खामोशी की वजह वही तो नहीं कही? क्या ये भी सच हो सकता है कि आपने कर लिया? नहीं सच है। जी जी। इस कंटेन को हम इस तरह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा सामने रखें और रजिस्टर में उसका टेबल सामने रखें। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताएं लीज एग्रीमेंट स्टार्ट कब हो? नहीं हो रहा सर, जाने दें सर, खुदा के लिए सर, क्या हो गया सर? 1 मार्च से क्वेश्चन नंबर 2 से सर, कमाल। क्वेश्चन नंबर 1 इज अनदर नेम ऑफ टू। क्वेश्चन नंबर 2 से 1 मार्च, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर? 31 दिसंबर। तो पहले तो ये क्लियर करें, ये डिफरेंट हो सकता है, लीज का एग्रीमेंट किस दिन भी साइन हो सकता है, तो हमारे अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग डेट से कोई भी डिफरेंट डेट हो सकती है। तो इसमें टेबल आप निकालें जरा, जो अपने टेबल बनाते हैं इसमें पहले सब लोग रिवाइज करें, इस तरह की बातों को कम से कम फाइनल होनी चाहिए। टेबल बनाते हुए हमने कहां से टेबल शुरू किया? डेट ऑफ एग्रीमेंट से, और फिर अगली कौन सी डेट लिखी? जिस डेट पे रेंटल पे होना। हालांकि ईयर एंड तो 31 दिसंबर था, लेकिन 28 फरवरी क्यों लिखा? टेबल बनाते हुए हम लीज की पेमेंट डेट्स एग्रीमेंट के मुताबिक लिखते जाएंगे।
लेकिन अकाउंटिंग ईयर को ऑब्वियसली कंसिडर करेंगे जब अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। तो फिर 9 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट अप्रूव किया, सॉरी 10 मंथ्स का इस केस में क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्च से दिसंबर तक। याद आ गया सबको? बिल्कुल इसी तरह से इधर है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। आप बताइए इस टेबल में पहली डेट कौन सी लिखनी चाहिए? 1 अप्रैल। और जो भी उस दिन प्रेजेंट वैल्यू है वो 17,000 समथिंग बनती है, वो लिखनी है उसने। ये वर्किंग तो करी ना। आप बताइए नेक्स्ट डेट क्या लिखा है? अब वहां 28 फरवरी क्यों है और यहाँ 1 अप्रैल दोबारा क्यों लिख रहा हूँ? अब रेंटल एरिया में ही एडवांस में तो पहली अमाउंट होगी 5,000, फिर सेम डेट आ गई, नेक्स्ट 5 आ गई। अब यहाँ डेट्स का फर्क सिर्फ एडवांस और बिगिनिंग की वजह से, सॉरी एरियर्स, और वहाँ एरियर्स में रेंटल है, यहाँ एडवांस में, तो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ तक ठीक है। देखिए वो काइंड 700 भी है, उसको भी फाइनल करना है, एक परचेज ऑप्शन है, उसकी डेट क्या लिखूं? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म which means 31st March इन 9 बने 5 6 7 8 9। तो इस टेबल को बनाते हुए आपने क्या कंसीडर करना है? प्लीज एक बार जरूर बोलना। एग्रीमेंट डेट्स, हाँ डेफिनेटली जब आपने ये इंटरेस्ट, अब वो क्या थोड़ी सी वर्किंग की हुई 3009 रहा है अभी की भी सर। इस 3009 ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? ये पूरे साल का है, लेकिन दैट साल दैट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 4 एंड्स ऑन 31st March 5। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है, तो देयरफॉर इसमें से 9/12 बस इंटरेस्ट पेबल बने। वहां वो 10 मंथ्स गुजरे थे, यहाँ 9 गुजरे। ठीक है, अब तो नहीं कर फ्रेंड ये आपको प्रेजेंट वैल्यू भी तो कैलकुलेट की है सर जी। ये क्या हो रहा है? पहला रेंडर 5,000 एडवांस में हो गया, 4 एनुअल रेंडर 1 माइनस रेट वैल्यू है 0.25 माइनस 4 डिवाइड बाय 0.5 सही कैलकुलेटर है, प्लस 700 माइनस 5। सर जी सॉल्व करें पहले से दिए ये सर। इसमें शॉर्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं होगा वो भी इसमें डिस्कस करते हैं। सर एक मिनट सर, वो एक सेकंड एक सेकंड। सर जी 9 आएगा, अब्दुल समद साहब गिने तो फिर घटा आएगा ना यार, ये बगैर गिने कैसे आएगा अब्दुल समद साहब? 5 साल गिनने हैं, 1 अप्रैल 4 है, प्लीज गिने, पहला ये एंड होगा 5 पे, 31 March 5 6 7 जी समझ सर 8 आएगा 9 आएगा। अब इस तरह की बातों में यार हिम्मत किया करना है। अब इस चक्कर में पड़ गए हैं, 8 आएगा या 9, हुक्म करें क्या है ये अब्दुल समद साहब? तो 9 ही आएगा यार, लेकिन रेंटल जो है वो 9 के स्टार्ट में 1 अप्रैल पे बनेगा या आखिरी में। 5 6 7 8 लास्ट फ्री स्टडी ये ठीक है डेट्स? तो लगता है कि ये देयर इज अ परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन है इसमें। तो बताएं यूजफुल लाइफ लें या शॉर्टर लें? इस केस में तो शॉर्टर नहीं लेंगे। शॉर्टर कब लेंगे? पेज नंबर 3 पढ़े पढ़े ढूंढे ढूंढे दरमियान में बहुत डिटेल्स। शॉर्टर कब लेंगे प्लीज? लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल उसी को कहते हैं, इस तरह से ना करें कि मैंने कल बता दिया, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, इस तरह कैसे बात आगे बढ़ेगी? लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल इज सिंपली अनदर नेम ऑफ नास चार्ट एलोकेशन स्केड्यूल। शॉर्टर बेटा कर लेते हैं जब दिस इज नॉट द केस मींस ना ओनरशिप ट्रांसफर हो रही और ना कुछ हो जाए। चलिए सर हम क्वेश्चन नंबर 3 करें तो उसका पार्ट बी रह गया, तो पार्ट बी में नोट्स रह गए,
तो नोट्स के एंगल से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 की बस आप टाइम लगाए सर। क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे 2 नोट पढ़ाए थे और फिर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी बताई थी। अपने जरिए मेरी कॉल करें, 3 चीजें बनानी होती, कौन कौन सी? स्केल अकॉर्डिंग टू IS 16, नंबर 2 मैच्योरिटी एनालिसिस अकॉर्डिंग टू IFRS 16, और नंबर 3 एक नैरेटिव पैराग्राफ लिखना होता है। और नैरेटिव पैराग्राफ में क्या क्या लिखना होता है वो कल क्लास के एंड में मैं जाते जाते आपको बता रहा था, लेकिन आए आज उसको इस क्वेश्चन के मुताबिक अप्लाई करना सीखो। आगे आपने स्पेस रखी है मेरे पास, तो कहीं पर हेडिंग दोबारा लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के एंगल से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी के एंगल से नोट्स की हेडिंग्स लिख लें और इकट्ठे हो जाए प्लीज। ये काम जो इस वक्त हम करने लगे हैं, ये क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड होगा तो हम क्या करेंगे। नोट्स की रिक्वायरमेंट हुआ करेगी तो क्या करेंगे। पार्ट बी पढ़ने जरा दोबारा, उसमें एक्सट्रैक्ट्स हम बना चुके हैं, एक्सट्रैक्ट्स हमने बना लिए, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा काम करने की वजह नोट्स भी रिक्वायर्ड है। तो आगे सर, पहली बात तो बिल्कुल सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एंगल से हेडिंग लिखें। और राइट ऑफ यूज एसेट है, राइट ऑफ यूज मशीन टैक्स स्केड्यूल वैसे ही बनेगा सर, आप IS 16 में बनाते हैं। प्लीज मेरे साथ डिवाइस कर लीजिए। रेडी? पहले एक नजर देख लेना, शायद खुद बनाना। अब इसमें स्केड्यूल में है कुछ प्रॉब्लम। अब इसमें एसेट एक ही है, समटाइम्स एसेट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स। अब अगर एक से ज्यादा एसेट्स हो तो फिर तो कॉलम वाइज आप बनाएंगे और टोटल भी बनाएंगे। और अगर कंपैरेटिव रिक्वायर्ड होगा तो फिर आप आमने सामने नहीं बना सकेंगे, करंट ईयर पहले बनाएंगे और लास्ट ईयर बाद में। आती है आप हमारे इस केस में बस एक मशीन ही है और कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, तो अब एक ही अगर एसेट है तो उसका टोटल का कॉलम बनाना भी यूजलेस है। तो देर पर शायद हम इस पोजीशन में है कि हम 12 और 11 को इकट्ठा बना रहे हैं। तो मेरी बात याद आई है सबको, एक ही एसेट है तो उसी कॉलम का टोटल ही टोटल बनना है। तो मैं आमने सामने बनाने की पोजीशन में कब ना होता, अगर एक से ज्यादा एसेट्स होते फिर हमें कॉलम बनाने पड़ने थे, तो शायद हमारे पास अपनी स्पेस नहीं होती। फिर मैं 12 11 स्केड्यूल बनाता और आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्केड्यूल ऑफ 2012 11 बाद में बना। आई होप कि कुछ है सीन में बना सकता हूँ इस केस में। बाकी सर इसी तरह कॉलम्स है तो स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखना शुरू करें आप। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किसके लिए वर्ड है? एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे भी होते हैं, वैल्यूएशन मॉडल पे भी होते हैं, विदाउट डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अपने एसेट अकाउंट्स बनाने हैं, डेफिनेटली वगैरह भी वैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं है, बताएंगे तो सोच के 3 4 चीजें। तरतीब से एसेट अकाउंट्स हैं बनाए, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशंस होती हैं लेकिन इसको एप्लीकेबल नहीं है। एलिमिनेशन भी बड़ा तभी एप्लीकेबल है जब रिवैल्यूएशन हो। डेप्रिसिएशन लेकिन एक्यूमुलेटेड की हेडिंग में आएगी। तो एसेट अकाउंट्स हैं बनाए, कोई मशीनरी अकाउंट वगैरह। 4 चीजें बोला जरा तरतीब से, ओपनिंग बैलेंस, देन एडिशन, फिर डिस्पोजल, क्लोजिंग, बाकी डेफिनेटली रिवैल्यूएशन और एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं। अब एक मिनट जरा बस यहाँ पे एक सेकंड एक फिगर देखता हूँ अकॉर्डिंग टू नहीं सर, ये अप्रैल वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है अभी, 1 जुलाई जून 2011 ऐसे ही। और ये कौन सा साल जो एंड होना है 30 जून 12 सही लिखाइएगा प्लीज, मसला है। बताइए जो 20 मिलियन कैलकुलेट हुआ था, एंट्रीज है कि छोड़ दें, अपनी एंट्रीज में देखें, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सामने रखें, एंट्रीज है पहली एंट्री सामने रखें, किस दिन एंट्री हुई। ये ईयर एंडेड 11 का ओपनिंग बनेगा या ईयर एंडेड 11 में एडिशन बनेगी।
अगर मैं 2011 के एंगल से एक मशीनरी अकाउंट बनाऊं, राइट ऑफ यूज एसेट पे अकाउंट बनाऊं 11 के एंगल से, अगर ये 2030 जून 10 से पहले है आपका, डेट्स भी सही क्लियर कीजिएगा। मैं अगर 11 के एंगल से वर्किंग कर रहा हूँ 30 जून 11 के एंगल से, तो मेरा अकाउंटिंग स्टार्ट किस दिन होगा? 1 जुलाई 10। सोच रहे, तो मैं इसे 1 जुलाई 10 पे एज एन एडिशन लिखूं या ब्रॉट डाउन लिखूं? ब्रॉट डाउन कब लिखता? अगर ये 30 जून 10, एक ब्रॉट डाउन मेरे ख्याल में 0 होगा। इट इज एडिशन ऑफ 2011, सही। डेफिनेटली एडिशन साल के शुरू में है, लेकिन it cannot be brought down. The brought down should be the closing of last year. So it was not available at the end of the last year. It was purchased at the beginning of the at the beginning of the 2011, which means 1 July 2011. ठीक है, मैं इसे brought down means opening के सामने लिखूं या एडिशन के तौर पे लिखूं? फॉलो कर रहे? तो एक से भी मैं बाद में कंप्लीट करूं, ऐसे सिंपल बातें नहीं खराब हो। अब एडिशन में 20 मिलियन आ गए, जिस अमाउंट पे हमने एसेट रिकॉर्ड किए। डिस्पोजल का कोई जिक्र नहीं है, डेफिनेटली फिर जो हेडिंग्स ना हो वो स्किप की जा सकती हैं, लेकिन अगर रिवाइज करने आ जाए कुछ चीजें, क्या यही 20 मिलियन फिर फाइनली 2011 का क्लोजिंग बन जाएगा? और डेप्रिसिएशन की फिर अलग हेडिंग होगी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से वो अलग हेडिंग बनेगी, अलग लेजर होता है। ठीक है, अब बताएं ये 20 मिलियन पर ओपनिंग बनेगा 12 में? अब ये दोबारा एडिशंस भी नहीं आएगा, वो ब्रॉट डाउन बनेगा, नो एडिशन डिलीशन, so therefore 20 million is closing as well. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट अकाउंट हो गया, फिर डेफिनेटली इसकी डेप्रिसिएशन भी है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग अलग करते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई बात क्लियरली अगर समझ नहीं आई तो काइंडली बता दें, और अगर क्लियर है तो काइंडली अगर बताया जा सके। एनी कंफ्यूजन बात? स्केड्यूल को बनाते हुए आपने काइंडली क्या ध्यान में लाना कि एसेट अकाउंट की जो फिगर्स हैं उन्हें हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, और इसी तरह जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर्स लिखनी है वो भी आप अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर को जहन में लाना। आता है सर जहन? बताएं, 4 चीजें बताएं इसकी। पहले हेडिंग लिख लो, इसकी हेडिंग से ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री सुना दो यार। डेप्रिसिएशन डेबिट ओके, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और डिस्पोजल वाली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और देन फिर क्लोजिंग बैलेंस। फिर हमारी क्लास में तो कोई ऐसा नहीं जिसकी FA1 एग्जाम हो। FA1 वालों के लिए तो आजकल शदीद मसला बना हुआ, लेकिन होपफुली FA2 में जो हजार बैठे हैं FA1 से गुजर के पहुंचे यहाँ पे। ये ना कहती है ये क्या होता है, ये खुद से जरा फिगर सेलेक्ट करेंगे। What should be the opening balance of accumulated depreciation at the in the column of 2011? सोचे एंट्रीज देख लो, एक बार ब्रॉट डाउन हो गया इसका 11 में, एसेट ही नहीं था। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई पहले साल? 2 मिलियन।
डिस्पोजल एनीथिंग 2 मिलियन ही क्या बन गया क्लोजिंग। नेक्स्ट ईयर फिर ये 2 मिलियन बना ओपनिंग, फिर फर्दर डिप्रिशिएट हुआ 2 मिलियन, ठीक है। अब एक्यूमुलेट होता है इसमें तो 4 मिलियन इसका क्लोजिंग बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ओके, और फाइनली इसके इनिशियल ट्रेडिंग क्या होती है, एक है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और फिर सिर्फ कैरिंग अमाउंट मींस नेट कैरिंग अमाउंट क्या है, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो फिगर बन जाएगी आपकी 18 मिलियन एंड 16 मिलियन। तो ये वो फाइनल फिगर्स हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कल हमने लिखी भी हैं, लिखे जरा। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, हमने क्या बना लिया स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू आईएएस 16। अब एक नई चीज आ रही है सेकंड डिस्क्लोजर हेडिंग लिखो। अब लीज से रिलेटेड एक डिस्क्लोजर बनना हेडिंग डिस्क्लोजर ऑफ लीज। डिस्क्लोजर ऑफ लीज के लिए एक वर्ड आया था, उस वर्ड्स को जरा सही तरह से याद करना पड़ेगा। पेज नंबर 3 पे आएगा, इसकी हेडिंग मैं उसको इंशाल्लाह भी एक्सप्लेन करते कैसे, बस इतनी इशू नहीं है, लेकिन इसकी हेडिंग याद करनी होगी। पेज नंबर 3 पे थर्ड पॉइंट पर थर्ड जो डिस्क्लोज करनी है विदाउट डिस्काउंट। ये जो कुछ वर्ड्स हैं, एक क्या वर्ड है पहले मैच्योरिटी एनालिसिस और आगे क्या कॉन्ट्रेक्चुअल फ्यूचर लीज पेमेंट। तो यहीं से फिर हमारी डिस्क्लोजर की हेडिंग बन जाएगी और इसका फिर एग्जैक्टली क्या मीनिंग है वर्ड्स का, वो लीज के जिसके नाम होता है वर्ड है। अब डेफिनेटली ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 16 है, तो हेडिंग बता इस तरह से बन जाएगी इसकी मैच्योरिटी एनालिसिस। एक डैश सा लगा दें कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आइए अब जरा हेडिंग लिख के मैं से वर्ड्स का जरा मीनिंग समझें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये आवाज ठीक है? जी पहले एक मिनट बताइए, मेरे को बीच में शायद इशू आया। तो लोन लेने की एंट्री सुना था, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन पेबल क्रेडिट। अब इस लोन को फिर रीपे करना होता है, नहीं मतलब रीपे करना होता है लोन डेबिट और कैश क्रेडिट। जिन डेट्स पे आपने लोन वापस करना है उन डेट्स को कहते हैं मेच्योरिटी डेट। तो मेच्योरिटी डेट मींस रीपेमेंट डेट्स। तो इसी तरह अगर लीज पे एसेट लिए तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स को भी वापस करना है। तो मेच्योरिटी एनालिसिस का मतलब हमने रीपेमेंट्स बतानी है। अब वो डेट वाइज नहीं बतानी, वो कैसे बतानी वो मैं बताता हूँ। तो हमने रीपेमेंट्स का डिस्क्लोजर रखना है, लेकिन किन रीपेमेंट्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, कॉन्ट्रैक्चुअल अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट है। और अनडिस्काउंटेड का मतलब विदाउट प्रेजेंट वैल्यू बताना। डिस्काउंटेड का मतलब क्या हो, प्रेजेंट वैल्यू इनकी लेनी मीन्स से जो कल हमने टेबल बनाया फाइनेंस चार्ट टेबल, फाइनेंस चार्ट टेबल वो एक देखा था। फाइनेंस चार्ट टेबल
मैं आप मुझे बता सकते हैं डिस्काउंटेड अमाउंट्स का जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो अनडिस्काउंटेड मींस कंबाइंड अमाउंट का हमने डिस्क्लोजर, और ये डिस्क्लोजर बनाते हुए ओके हो गया प्लीज। तो ये 5800 वगैरह जो 2 मिलियन है इसका डिस्क्लोजर बनता है। बात इसमें ये है कि जो टेबल हम बना रहे हैं, ये जो टेबल देखते हैं फाइनेंस चार्ट एलोकेशन टेबल, ये जो टेबल है ये हम अकाउंटेंट्स ने अपनी वर्किंग के लिए बनाया है। दिस टेबल इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो हम शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये टेबल नहीं बनता, ये वाला टेबल रेंटल डेट, रेंटल प्रिंसिपल, इंटरेस्ट बैलेंस वाला ये टेबल शेयर होल्डर्स को बना के नहीं दिया जाता, हम अकाउंटेंट्स को इसकी जरूरत पड़ती है ताकि हम एंट्रीज कर सकें। शेयर होल्डर्स को सिर्फ अकॉर्डिंग टू IFRS 16 हमने सिर्फ रेवेन्यू के डिस्क्लोजर बना 30th जून हर के साल के खड़े को बनाना फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 12 और डेफिनेटली कंपैरेटिव भी देना। 12 के एंड में बनाना है, 11 के एंड में 12 के एंगल से बनाना और कंपैरेटिव भी देना। इट मींस हम 12 के एंड में भी ये मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएंगे और इसके कंपैरेटिव के तौर पर 11 का भी बनाएंगे। जस्ट एक मिनट, बिल्कुल आसान सी चीज है, लेट मी फिनिश। तो अब ये वाला जो टेबल है ये आमने सामने बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका उसमें मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। तो कंपैरेटिव अगर देना हो तो उसका तरीका क्या होगा कि पहले हम करंट ईयर डिस्क्लोज कर देंगे और फिर कंपैरेटिव ईयर अलग बना देंगे। तो अब हम किस डेट पे खड़े होकर ये मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे हैं? 30 जून 12। इसका कॉन्सेप्ट सर ये है कि 2012 तक जो रेंटल्स पे हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो फ्यूचर में रेंटल्स पे होने उसकी इंफॉर्मेशन हमें शेयर होल्डर्स को देनी। तो हमेशा इस टेबल को बनाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट ये जहन में आना चाहिए कि ये स्केड्यूल जिस डेट पे हम खड़े हैं उससे ऑनवर्ड्स बनेगा। ऑनवर्ड्स जाना है या बैकवर्ड्स जाना है? ऑनवर्ड्स मींस जो अमाउंट्स रह गई हैं फ्यूचर में वो शेयर होल्डर्स को बतानी है कि किस किस साल में कितनी कितनी पे करनी। दोबारा अपना टेबल देखें, फाइनेंस चार्ट टेबल अपना देखें, अपना रजिस्टर में देखें। जून 12 कल भी डिस्कशन आई, आज फिर कोशिश करें और बातें फाइनल करें। 30 जून 12 पे मैं खड़ा हूं तो बताएं कितने रिमेनिंग रेंटल्स की अमाउंट रह गई, या इन अदर वर्ड्स बोर्ड से देखकर बता दें क्या ये पहला रेंटल पे हो चुका, ये दूसरा पे हो चुका है। 30 जून 12 पे खड़े हैं, क्या ये 2 रेंटल्स और 2 मिलियन अभी फ्यूचर में रहता है? तो ये डिस्प्ले ऑनवर्ड्स बनना। हम किस दिन खड़े हैं? 30 जून 12 पे, और हमें फ्यूचर के रेंटल्स की इंफॉर्मेशन देनी है। अब वो कैसे देनी है वो मैं वर्ड्स लिखता हूँ, लेकिन पहले इसी टेबल से जरा देखें क्या 2013 में कुछ देना। अभी आप मेरा डेट सब फाइनल करने से बताएं सोच के क्या 2013 में कोई रेंटल देना, कौन सा वाला? तो 1 जुलाई 12 में आप रेंटल दे रहे होंगे, तो क्या ये ईयर एंडेड 30 जून 2013 में ही है उसके स्टार्ट पे? तो ये जो वाला रेंटल है ये 13 का रेंटल है, सोच लेना ये वाला, और 13 के स्टार्ट पे, तो इसने नेक्स्ट ईयर पे हो जाना। किस डेट से ऑनवर्ड्स मैंने बोला नेक्स्ट ईयर? हम 12 पे खड़े, तो नेक्स्ट ईयर मींस 2013 में इसने पे होना। उससे अगले रेंटल ने कब पे होना? 14 के स्टार्ट में। और क्या इसने भी अगले 2 मिलियन ने 14 के एंड में पे हो जाना? तो ये जो अगली 2 अमाउंट्स है क्या ये दोनों 14 में पे हो जानी है? यस सर। लास्ट रेंटल 5.8 मिलियन वाला 14 ईयर एंड के स्टार्ट पे 1 जुलाई 13 पे, और वो जो लास्ट अमाउंट है वो भी 30 जून 14 पे होने का मतलब ये दोनों अमाउंट्स इकट्ठी हो जाएंगी 14 वाले साल में। तो पहला स्टेप जिस डेट पे आप खड़े वहां से ऑनवर्ड सोचना, और फिर इनका रिस्पेक्टिव ईयर्स में ब्रेकअप कैसे करना ये क्लियर हो गया। लास्ट में अमाउंट्स इकट्ठी होंगी किस साल की? 14 की। तो अब इसको बेटा लिखने का तरीका ये होता है, एक मिनट मुझे एक बात पूरी कर लेने दीजिए। टेबल सामने रखिए, हम जज्बाती हो जाते हैं, लिख लो कि मिट ना जाए। आप अपना टेबल सामने रखिएगा प्लीज, ये जो फाइनेंस चार्ट टेबल
इसका लिखने के लिए कुछ वर्ड होते हैं, बगैर टेंशन ये रिलैक्स होकर सुनिएगा। सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है लेस देन 1 ईयर। इसके ट्रांसलेशन के लिए जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, अब 12 के एंड में खड़े हैं, कौन सा साल फॉल कर रहा होगा मेरे वर्ड्स में? 12 से आगे, बैकवर्ड्स नहीं ऑनवर्ड्स। क्या 13 वाला साल इसमें आ जाएगा? या फिर ये विद इन 1 ईयर भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये वर्ड्स क्यों लिखे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड में डिफाइन। तो अगर हम 12 में खड़े हैं, 12 के एंड पे सॉरी खड़े हैं, तो उसमें कौन सा वाला साल फॉल कर जाएगा? और अगर मैं 2020 के एंड पे डिस्क्लोजर बना रहा हूँ तो नेक्स्ट 1 ईयर इसमें फॉल कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर टेबल ऑफ फाइनेंस चार्ट एलोकेशन बताएं इसके सामने कितनी अमाउंट आ जाएगी? 5.8 मिलियन। एनी कंफ्यूजन? तो वो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 13 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस आइडिया होना चाहिए कि हम किस साल की बात कर रहे हैं। कैसे पता चला करेगा? हम किस डेट पे खड़े हैं, उससे अगला साल इज लेस देन 1 ईयर, उसके बाद फिर वर्ड्स आ जाएंगे मोर देन 1 ईयर या 1 to 1 to 2 years। अब इसका मीनिंग क्या बनेगा 1 to 2 years? मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आफ्टर 1 ईयर शायद अप टू 2 years, अप टू या लेस देन। तो अब दोबारा खड़े कहाँ हम? 12 के एंड पे खड़े हैं, तो 13 की सेटिंग में आ गया लेस देन 1 ईयर में, और 1 to 2 years में फिर कौन सा वाला साल होगा? 14। फिर इसी तरह अगर हमारा एग्रीमेंट और लंबे अरसे के लिए होता है, नेक्स्ट वर्ड्स हो जाते हैं 2 to 3 years, 3 to 4 years, 4 to 5 years। लेकिन उसके बाद फिर होता है लेटर देन 5 ईयर, एक ही हेडिंग पर। तो इंशाल्लाह जब उसकी जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। ये समझ आता है मतलब 1 to 2 years में कौन सा साल आ गया। तो मैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू एक और कम से कम लिख देता हूँ, बाकी फिर जब जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। बताए नेक्स्ट क्या होना चाहिए? वो 3 years। बताए हमारे इस क्वेश्चन में एफडी का बनाया वैसे। बताइए इस सेकंड हेडिंग में कितनी अमाउंट आएगी? 7.8 बिलियन क्यों आएगा? कौन कौन सी अमाउंट्स क्यों कंबाइन हो रही है? क्योंकि वो एक ही साल के अंदर है, 5.8 बिलियन भी और 2 बिलियन। और ये जस्ट आपको जरा मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लिखने की इसको जरूरत नहीं थी। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो ये डैश हो जाएगा, देन आपने इसका टोटल करना। लेट मी रिवाइज, देन आप बिल नोट कीजिएगा। कोई ऐसे फजूल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करना क्या है इसको बनाते हुए? सबसे पहले जिस डेट का बना रहे हैं वो डेट लिखना, 30/12 मैंने लिखा। देन हमेशा कैसे सोचना है कि इस डेट तक जो रेंटल्स पे हो गए वो तो खत्म हो गए, फ्यूचर के रेंटल्स शेयर होल्डर्स को बताना है, ऑनवर्ड सोचना है। और अगर 30/12 आप लिख रहे हैं तो ऑनवर्ड्स मींस 13, 14 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वर्ड्स इसमें आते हैं लेस देन 1 ईयर। अगर आप 12 में खड़े हैं, 12 के एंड पे सॉरी खड़े हैं, तो इसमें 2013 फॉल कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग 1 to 2 years में फिर 14 फॉल कर जाएगा। एक जरा एफर्ट कर ले, अगर आप 15 के एंड पे खड़े हो तो लेस देन 1 ईयर में 16 वाला साल आएगा, 1 to 2 years में, 2 to 3 years में, और इसी तरह इंशाल्लाह इसका ट्रांसफर कर जाएगा। यहाँ तक आप बना लें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इधर ऐसे चला रहे हैं सारे काम, एक दो चला रहे हैं, एक चल थोड़ी देर चलाना, यही में चलाना, आगे में चलाना। इनके मेरा कोई एहसास नहीं, टेम्परेचर है ना, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, वो लगा रहेगा बेचारा, उसको फायदा क्या? उसको फायदा नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बेटा कैलकुलेटर पे बताया है 5.8 में अगर तुम प्लस करेंगे तो 7.8 आएगा। एनी कंफ्यूजन सर? जी सर। सर जी हाँ, मैंने बना के दिखाता हूँ सर, कम हो गया।
30 जून तक के मेजोरिटी एनालिसिस में कैसे फिगर्स आएंगे? सर जी बनाते हैं, सारे बनाते हैं, लेकिन मैंने बनाने लगा सोच बात। ये सर जी बन गया सर। टोटल क्या बना इसका? टोटल 13.6 मिलियन के साथ क्या लिखना है? लिखें टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। देन सर जी अब हमारे क्वेश्चन में क्योंकि कंपैरेटिव मांगा हुआ सर, तो फिर अब हम 11 भी बनाने लगे हैं। हेडिंग दोबारा लिखनी पड़ेगी, ये मेच्योरिटी एनालिसिस वाली। जरा जुबानी ट्राई करें, एक दफा पढ़ लें तो जुबानी ट्राई करें, पढ़ के जरा कोशिश करें जुबानी लिखने की। मेच्योरिटी एनालिसिस आगे। अच्छा एक डैश सा है तो माइनस ना कह दीजिएगा सर, माइनस नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेच्योरिटी एनालिसिस किसका बनाता है? कोई कॉन्ट्रैक्टर अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। और देखिए रहेंगे, पर कोशिश करेंगे मतलब 30 जून 11 पे खड़े होंगे। ऑनवर्ड्स सोचना सर, ऑनवर्ड्स। जी ठीक है सर। जी सर किस साल की फिगर लेस देन 1 ईयर में है? अच्छा डेट से एडवांस किए हैं ये, कल कुछ कंफ्यूजन थी, अब देख लेना बेटा। 1 जुलाई 11 लिखा हुआ, जिसे मैं लिख 12 वाले साल में रहा हूँ। 30 जून 11 तक कितने रेंटल्स पे हुए? एक ही हुआ है पहले वाला। तो जब 1 जुलाई 11 पे रेंटल होना पे होना और बेसिकली 2012 ईयर में ही पे होना। आपके साथ जो भाई बैठे हैं परेशान थे कल क्लियर। 1 जुलाई यहाँ पे पूछा था नहीं, कल आप जाते रहते पूछ के गए थे, मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे ही पूछ नहीं। क्लियर है? कौन से साल वाला लिख रहा हूँ? 12 वाला जो 1 जुलाई 11 पे हो रहा है। देन 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 5.8 मिलियन एक और भी हो जाएगा। कौन से साल वाला? 13 वाला किस डेट पे? 1 जुलाई 12 पे। ईयर एंडेड 13 का 1 जुलाई 12 पे। और वंस अगेन 2 to 3 इयर्स में कौन से दो अमाउंट इकट्ठी हो जाएंगी? कौन कौन सी डेट वाली? 1 जुलाई 13 एंड 30 जून 14, 7.8 मिलियन। तो अगर हम 11 के एंड पे सोचें तो 3 रेंटल्स रहते हैं जो फ्यूचर में पे होना है, और एक 2 मिलियन है जो एंड में पे होना है। और अगर हम 12 के एंगल से सोचें तो 2 फ्यूचर के रेंटल्स रह गए थे और एक 2 मिलियन रह गया।
आई होप कि क्लियर हो गया बात। 19.4 मिलियन टोटल, सॉरी अनडिस्काउंटेड होता है ऊपर में ई डी का, अनडिस्काउंटेड ये 1 to 2 years में सर एक ही फॉल करेगा, आफ्टर 1 year एंड अप टू 2 years इसका मतलब है। इन सारी हेडिंग्स में कितने कितने साल फॉल कर रहे हैं? लेस देन 1 year में कौन सा वाला साल फॉल किया 11 के एंगल से? 12 के 1 to 2 years मींस असल में क्या है लिखे शॉर्ट वर्ड से मींस है आफ्टर 1 year बट अप टू 3 years, और अगला भी एक बोला ऐसे आफ्टर 2 years अप टू 3 years, तो एक एक साल इसमें फॉल कर रहा है। मेरा ख्याल एक बार लिखी नहीं, इसमें 12 वाला साल फॉल किया है, 18 वाला, 14, एक एक साल फॉल करेंगे अनलेस हम 5 years तक पहुंचे, 4 to 5 years, उसके बाद फिर एक कंबाइंड हेडिंग होती है, वो जब आएगी फिर मैं इंशाल्लाह बताऊं। तो इन हेडिंग्स में एक एक साल फॉल कर रहा है, जिस डेट पे आप पढ़े उससे ऑनवर्ड ईयर्स एक एक साल करके आ रहा है। ओके प्लीज, ये ली मुस्तफा साहब। तो कौन से बड़ा दो काम हो गए? नंबर 1 कैजुअल बन गया, नंबर 2 पूरे वर्ड्स बोले, पूरे वर्ड्स बोले, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल, अनडिस्काउंटेड कैश, और फाइनली बड़ा नरेटिव पैराग्राफ रह गया, पेज नंबर 3 के एंड पे जाएं। तो एंड में कुछ बुलेट्स पड़ी थी, उनमें से उनको जरा एक नजर देख के अपने क्वेश्चन पे जरा अप्लाई करवा दें कि वो कैसे चीजें एप्लीकेबल होंगी। नंबर 1 क्या लिखा हुआ, इसको वर्ड्स को देख के क्वेश्चन पे आ जाए, आप बाद में लिखिएगा आराम से, मैं पहले एक पैराग्राफ लिखने लगा, इंग्लिश में सेंटेंस बना लगा, तो आप पहले देखेंगे। नेचर ऑफ लीजिंग एक्टिविटी बेटा सिंपली मतलब ये है कि एक मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड ने मशीन एक लीज करवाई है बैंक से, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिलेगी अगर ये अवेलेबल है तो पहला सेंटेंस इस तरह से बन सकता है, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, पहले सुन लीजिएगा, कोई टेंशन ना ले, एक मिनट में आप लिखेंगे, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू a lease agreement with bank with respect to a lease, sorry, with respect to machine। तो ये जो लिखा हुआ सेंटेंस ये क्या है? पिछला पेज, नेचर ऑफ एंटिटीज लीजिंग एक्टिविटी, उसने क्या लीज करवाया, किससे करवाया, वो एक सेंटेंस हमने बनाया। दोबारा पीछे जाए नहीं, वो एक एक पॉइंट बुलेट वाइज चलते रहे। सेकंड बुलेट में क्या लिखा हुआ था आपके पास? ओके है परचेज ऑप्शन, देयर इज अ परचेज ऑप्शन एट रुपीज, देयर इज अ परचेज ऑप्शन at rupees 4 million at the end of the lease term। और इसके आगे गारंटी का वैल्यू वर्ड आ जाएगा, ये जब आएगा तो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूं। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, फिर जाए पेज नंबर 3 पे, इंटरेस्ट स्टेटस। अब इसको पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, एक पैराग्राफ फॉर्म में बस आपने याद रखना है। और अगर इसका सीक्वेंस चेंज हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल परचेज ऑप्शन आपने एंड में स्पेसिफाई कर दिए, डेट पहले आ गया, तो ये भी कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चंद वर्ड्स आप एक दो दफा लिखेंगे तो होपफुली याद हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट स्टेटस बताइएगा, थोड़ा लंबा सा रेट है, 15.725879% पर एनम। और क्या था? देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज। अब ये सब कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ, हम क्यों लिख रहे हैं? हम ये एग्रीमेंट्स लिख रहे हैं प्रैक्टिकली, तो अब शेयर होल्डर्स के सामने एग्रीमेंट्स नहीं है, तो ये हमने शेयर होल्डर्स को एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन देनी नोट्स में लिख कर, ठीक है। और हमें कहां से मिलेगी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस। क्या जो अकाउंटिंग हो रही है इतना कॉम्प्लेक्स, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, अनपढ़ शेयर होल्डर
अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना चाहेगा तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? आप नौजवानों की। तो यही तो रब ने रिस्क लगाया है, उतनी इंफॉर्मेशन दे देनी है कि जितनी वो पढ़ के परेशान हो जाए और किसी अकाउंटेंट को फोन करे, अल्लाह करे हमारा नंबर भी मिल जाए। बेटा क्या हो गया? पैसे ना किसी को भी दे सकता है, इन्वेस्टर वो बन सकता है, लेकिन उसके बाद अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना चाहेगा तो फिर हमसे रजू करेगा। इसको लिखने का मकसद ये है कि आपके अलावा अगर कोई और अकाउंटेंट इसे पढ़े, वो इसे अंडरस्टैंड करे। ये ना हो कि उस अकाउंटेंट को भी वो अकाउंटेंट ढूंढना पड़ जाए। तो ये डेफिनेटली आप अगर अपना थोड़ा सा पीछे जाए तो आप ही को अगर समझ आ जाए तो बड़ी बात है। तो शेयर होल्डर्स को तो आपने समझाना है, लेकिन आप उसे कैसे समझा पाएंगे अगर किसी की कंपनी आपकी समझ में आ सके? ठीक है सर, तो ये तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सर, ये तो गेम शुरू हो रही है। These are there are four annual installments, four installments of fees 5.8 million in advance annually। पहले भी वर्ड आ सकता है डेफिनेटली। ये जो सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किसी इंग्लिश को रट्टा लगाना है। ये वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट शुड बी सेम। एक और चीज है जी, अब रिस्ट्रिक्शंस के एंगल से समझ रहा, कल वाली बात से बात समझ आ गई थी रिस्ट्रिक्शंस की एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने क्वेश्चन में जरा है, हमारे इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, नहीं हमें कुछ बताया हुआ, तो डेफिनेटली हम अज्यूम नहीं कर सकते कि रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं। हम फिर अगर रिस्ट्रिक्शंस का पता नहीं चलेगा तो एंड में एक सेंटेंस लिख लेंगे, देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस। इट मींस हम रिस्ट्रिक्शंस को तब ही कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम इस सेंटेंस को इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम एग्जामिनर को बता सकें कि हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शंस का भी डिस्क्लोजर होता है। हम क्यों नहीं कर पा रहे? देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं। अब लिखनी पड़ेगा। सर ये प्रैक्टिकली सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जी जी सर, मेरा ख्याल है मैंने अभी एक गुजारिश की थी कि लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे ही ठीक है। स्पीड अप। बस करें सर, बस करें। ये नोट कर लिए। नोटेड है सर। ये क्वेश्चन नंबर 4 के तरह सी पार्ट में है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लें, थोड़ा सा स्पीड अप हो यार, छोटी सी बात और बीच में अगर हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिए वैसे।
क्वेश्चन नंबर 4 का सी पॉइंट जरा सामने रखें, पढ़ें, बताएं सिर्फ क्या मांग रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है 3 में और 3 के बी पार्ट में। इसमें कुछ स्पेसिफाई कर रहा है कि आपने सिर्फ किसका डिस्क्लोजर बनाना, डिस्क्लोजर ऑफ लीज इन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऊपर सिर्फ क्या लिखा था वर्ड, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर लिखा फिर तो आपने तीनों चीजें बनानी है। तीनों का मतलब पता क्या बोल दें? राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल, लीज लायबिलिटी का भी, और पैराग्राफ भी। यहाँ थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा है डिस्क्लोजर ऑफ लीज। इट मींस क्या बनाएंगे आप? मैच्योरिटी एनालिसिस। सेंटेंस पूरा करें। कंपैरेटिव नहीं मांगा, सिर्फ किस साल का मांग रहा है। अभी कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन, टेबल बनाया हुआ? अरे पक्की बात है, सिर्फ डिस्क्लोजर बनवाया था टेबल। देख अपना डिस्क्लोजर, अपना टेबल निकाल रहा। अब ये ना करिएगा यही रहता था बाकी बनाया हुआ। सही अप्लाई ये देगा, थोड़ा सोचना पड़ना। वर्ड्स लिखे स्पीड अप। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल, अनडिस्काउंटेड। बस बोल के लिखने तो बात खत्म है। एक बात, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड, बिल्कुल ठीक है, ये डिसाइड हो जाए तो बाकी खत्म है काम। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सॉरी 4, मेरी रिक्वेस्ट अपना टेबल सामने रखना और देख के मत बनाए। बोर्ड से देख के ना बनाए, सुन के समझ के फिर बनाए। लेकिन टेबल ही गलत बनाया। इसमें एक 700 भी है। इस तरह का अगर टेबल है तो मुझे बात है, ये ना बात खाते 700 की अमाउंट ऐड भी दी है। किसी का टेबल है सर, इतने सारे माशाल्लाह आते पे थे। हेडिंग्स लिख, कम से कम डेट वाली हेडिंग्स लिखेंगे, खाली टेबल तो है ना जी सर। 4 के एंड पे खड़े हैं, 31 नंबर 4 के एंड पे खड़े हैं। बताएं कितनी अमाउंट रहती गिन के। मैंने वो नहीं पूछा कौन कौन सी रहती, मैंने पहले पूछा गिन के बताएं कितनी अमाउंट रहती है। प्लीज गिन दीजिएगा। टॉस कर लेते हैं। 31 दिसंबर 4, बस होल्ड ऑन प्लीज। क्या ये वाली पेमेंट हो चुकी है जो मैंने टिक लगाई है 1 अप्रैल 4, और इससे अगली भी तो हो चुकी है, तो ये सारी रहती हैं। देखिए बॉस, ये सारी रहती हैं। डेफिनेटली 4 रेंटल है और एक 700 है, गिन के 5 ही अमाउंट्स बनती हैं। अब इसे कैसे लिखें? लिखना आपने 4 के एंड पे खड़े हैं, 5 वाली अमाउंट बताएं। 5 1, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 1 to 2 के बाद 3 to, दोबारा लेस देन 1 ईयर पहला, दूसरा 1 to 2 years तीसरा, अगला सोच रहे गौर से देखेगा 8 में आएगी। अब अगली अमाउंट प्लस हो जाएगी। अब यहाँ प्लस नहीं हो रही, गौर से देखें, जब ये 9 नहीं है, वहां 30 जून ईयर एंड होने की वजह से वो साल के शुरू एंड में बन गई थी। 5 वाली अमाउंट लेस देन 1 ईयर में, 6 वाली 1 to 2 years में, 7 वाली 2 to 3 years, फिर 4 years, और लास्ट 700 डिसाइड करने प्लस हो जाएगा लास्ट में।
ये अलग आप ईयर होगा, तो 9 वाले साल में एंड पे, सॉरी मार्च में, 9 वाले साल में मार्च में बनाया खुद से। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं अब वो प्रॉब्लम नहीं है, 4 to 5 years के बाद प्रॉब्लम नहीं है, वो 4 to 5 years के बाद आना था, वो नहीं आया। लेस देन 1 year, 1 to 2 years, 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years, 4 to 5 years के बाद अगर आता तो आया नहीं है, फिर वो है लेटर देन 5 years। आपका 4 to 5 years में रखना खत्म हो जाएगा। प्लीज फाइनली कंफर्म दीजिए, सही गिनने प्लीज सब लोग। तो गेम की शॉर्ट शुरू हुई, टोटल का नाम क्या है? टोटल, टोटल अनकाउंटेड एक्सपेरिमेंट्स, वाला इंस्टेंट छोटा क्या? सम बन जाएगा 207 but the most important word is जो प्रेजेंट में रहना चाहिए ऑनवर्ड्स बनाना, और ऑनवर्ड्स जो हेडिंग्स लिख रहे हैं वो एक एक साल को कवर करते हैं, अनलेस वो 5 पूरे हो जाए देन चलो आपको क्वेश्चन आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। जी सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 5A पहले ढूंढेंगे, 2 नंबर करेंगे 5A के नाम से, नंबरिंग में 5A हो गया एक क्वेश्चन, इसलिए चैट टाइम पर मिलेगा 5A, देखते हैं चैट टाइम को निकलना। जी सर, नुमान इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, अभी तक तो हमने क्वेश्चंस किए उसमें रेंटल्स एनुअल थे, लेकिन क्या रेंटल्स सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली भी हो सकते हैं? तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, लेकिन अगर ये रेंटल्स एनुअल की बजाय डिफरेंट हो जाए, क्वार्टरली सेमी एनुअल हो जाए, तो देन फिर अकाउंटिंग कैसे होती है? एंट्रीज तो वही है, लेकिन उसमें क्या नई चीज आ जाएगी, आए 5 में सोचते हैं। Numan Engineering Limited entered into a lease agreement for which the following information is available. Fair value of the asset. Fair value of the asset means market value 20 million. Date of agreement 1st July 9. Lease payments are 2.5 million semi-annually in arrears. सोच के जरा सेकंड लाइन के साथ लिंक करके जहां एग्रीमेंट डेट दी गई है, मुझे पहले रेंटल की अपने अमाउंट बताना, सॉरी पहले रेंटल की डेट बताना। 1st जुलाई 9 में एग्रीमेंट हो रहा है, सेमी एनुअल है लेकिन एरियर्स में। 31st दिसंबर 9, एक और 30th जून 10,
तो साल में अब 2 हो जाएंगे 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन एरियर्स में। अगर इस तरह लिखा होता सेमी एनुअली इन एडवांस, फर्स्ट जुलाई 9, फर्स्ट जनवरी 10, तो फिर पीरियड की स्टार्टिंग डेट से। नेक्स्ट लाइन, फिर यूज्फुल लाइफ दी हुई 8 years, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट सिंपली मींस इंटरेस्ट रेट 13.731%, पीए मींस पर एनम। अच्छा, ये पीए अगर ना भी लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट पर एनम ही होता है, अनलेस वो पर मंथ बता दे, पर क्वार्टर बता दे। पर क्वार्टर, पर मंथ, पर सेमी एनुअल भी हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट पर एनम ही होता है, और यहाँ लिखा भी हुआ है। ये ठीक बोला मैंने? लास्ट वन, लीज टर्म इज 6 years। लीज टर्म को सी पॉइंट को देख के, सी पॉइंट और एफ पॉइंट को देख के बताएंगे रेंटल्स टोटल कितने हैं। यूजफुल लाइफ 8 साल है, तो 16 नहीं हो जाएंगे। यूजफुल लाइफ मीन्स क्या होता है, जितने अरसे में एसेट इस्तेमाल होना है। लीज टर्म में पेमेंट्स होनी है तो 6 साल है, लेकिन सेमी एनुअल पेमेंट्स होने की वजह से ये 12 इंस्टॉलमेंट्स बन गए। ओके सर, अब हमने एंट्रीज करनी है, फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, नोट्स भी फिर हैं बीच में। तो पहले ए पॉइंट पे आ जाओ, एंट्रीज के एंगल से रजिस्टर करो। तो 10 and 11 30 June year, general entries for the year ended। बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, इसमें क्या हो गया, बिल्कुल रिलैक्स, जब जरूरत पड़ेगी चीजों की तो हम यही करना है। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 10। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 4 5 ए। जी सर जी, वही पुरानी चीजें आप दिन में लाए, जो नई चीजें वो मैं बताता हूँ। जी सर, लेसी है, फिलहाल लेसी की कंपनी पढ़नी है हमने। फर्स्ट डेट बताएं, किस डेट पे एंट्री करेंगे। 1 जुलाई 9, क्या डबल एंट्रीज में आती है। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, अब एसेट को तो एसेट नाम नहीं, एसेट ही लिखा हुआ, तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। किस अमाउंट पे एंट्री होती है, बस बेसिक्स याद रखें, बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, नई चीजें बीच में ऐड हो जाएंगी। मेरी प्लीज पेमेंट्स, इसके लिए मेरी हमेशा सजेशन है पहले लीज पेमेंट्स कैलकुलेट कर लिया करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू को सोचा करें। आगे करवाएं, बताऊं जरा लीज पेमेंट्स होता है जो टोटल पैसे देने लेसी ने स्टार्ट से लेकर एंड तक। बताएं कोई डाउन पेमेंट, तो रेंटल्स, रेंटल्स को आए यार, एक रेंटल 25 लाख का, कितने रेंटल इंटू 12, कोई परचेज ऑप्शन की अमाउंट बताइए, एंड में कुछ देना हो लमसम, नो इंफॉर्मेशन, सिर्फ रेंटल्स ही देने हैं 30 मिलियन। 30 मिलियन कब देना है, नहीं 30 मिलियन इकट्ठा नहीं देना, मेरा सवाल ही गलत है, इंस्टॉलमेंट्स में देना। प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग हरगिज नहीं लिखनी, सिर्फ देखनी है, बोर्ड पर देखो, कैलकुलेटर। रेडी, रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा निकालनी पड़नी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने, नई चीज क्या सेमी एनुअल देना।
क्या सेमी एनुअल भी अगर है रेंटल तो फर्स्ट रेंटल में भी इंटरेस्ट होगा एरियर्स में, लेकिन 6 मंथ से रिलेटेड होगा, फर्स्ट में नहीं होगा। एरियर्स में पहला रेंटल किस दिन होगा? 6 महीने बाद होगा। अगर ये एडवांस में रेंटल्स होते हैं तो पहला रेंटल अलग हो जाता और बाकी 11 रेंटल्स की हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं एन्युटी के फॉर्मूले से। एन्युटी का फॉर्मूला क्यों लगा सकता हूँ मैं? तो सेमी एनुअल है यार, ये इशू नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स अगर एक से ज्यादा है, अमाउंट सेम है और इंटरवल सेम है, चाहे वो एनुअल हो, सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो, वो होना सेम चाहिए सब इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन इस केस में क्योंकि एरियर्स में इंस्टॉलमेंट्स है तो 25 लाख के सारे रेंटल्स में इंटरेस्ट होगा। सब क्लियर है यहाँ तक? तो पहले 25 पे भी इंटरेस्ट होगा, इसलिए कंबाइन पे एनईडी का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसमें चेंज आना है, आपको पता भी है चेंज की वजह क्या है। सुने सुने फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस, अब बेटा ये रेट पे, अब ये रेट है पर एनम, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स है सेमी एनुअल। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो आपने सिर्फ 2 काम जो नए वो सुनने में से। नंबर 1, उसमें रेट को फिर आप सेमी एनुअल बनाएंगे, पहले तो नहीं बना रहा था। एनुअल इंस्टॉलमेंट एनुअल रेट, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट हो, रेट को सेमी एनुअल कैसे बनाए? डिवाइड बाय 2 करते हैं, 6 बाय 12 2। अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की बजाय सेमी एनुअल की बजाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, डिवाइड बाय 12, 1 बाय 12। क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली। तो पहला डिफरेंस, आपने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट। कैसे हो रहा है इस केस में? सिंपली डिवाइड बाय 2, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं, साथ वाले को उठाता हूँ गौर से देखें। 13.731 लिखें, डिवाइड बाय 2 करें, ये 6 पॉइंट समथिंग आया, लेकिन ये परसेंट है। फॉर्मूले में कैसे लिखूंगा? 0.06 हो जाना है, 6% हो गए पॉइंट, तो 0.06। आगे बोलिएगा तो क्या? 8655। ओके। अब आए माइनस, क्या होता था? माइनस होता क्या था? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट हो। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट है? 6 यार, 12 क्यों यार? सेमी एनुअल है। तो 2 चीजों में चेंज क्या आ रहा? इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअल बनाए और अकॉर्डिंगली एन को सेमी एनुअल्स में कन्वर्ट कर, डिवाइडेड बाय वही है 0.06 86655। अगर फॉर एग्जांपल, जस्ट एक मिनट लास्ट, अगर फॉर एग्जांपल ये इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में होते तो पहला 25 लाख रहता होता, तो बाकी फिर 11 रह जाता, तो बाकी सब कुछ सेम होता, लेकिन माइनस एन 11 ले जाता, एवरी अदर थिंग रिमेंस। ठीक है, लिखिए सॉल्व करें। एनी कंफ्यूजन? अगर एडवांस होता तो हम इसको इस तरह कर लेते ना, पहला रेंटल में तो इंटरेस्ट ना होता और फिर रिमेनिंग 11 रह जाते। ठीक, बेटा जगह दे वैसा यार, इंस्टॉलमेंट्स 6 महीने बाद किए हैं, तो इंटरेस्ट रेट तो इसलिए डिवाइड बाय 2 आपको सेमी एनुअल है। इंस्टॉलमेंट अभी भी सेमी एनुअल ही है, लेकिन पहली को निकाल के बाकी 11 सेमी एनुअल में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअल हो गया। वो इंस्टॉलमेंट भी सेमी एनुअल है, लेकिन पहले में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो कह रहा हूँ। ये ठीक है जी, -11 वाला आपने पूछा था, पहला लगा बता दीजिए। जी सर, अब जो आंसर आ रहा है वही लिख पाइएगा। 19,999,835। कोई राउंड ऑफ करने की बात नहीं करनी, प्लीज यही लिखना है। इट इज प्रेजेंट वैल्यू प्लीज।
वर्किंग देंगे तो उसके अंदर इंटरेस्ट देना है। क्या हम बैंक को ये कहेंगे कि हम एक इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करके 1 साल बाद दे देंगे? वो सर ही हम ऐसे कैसे कर रहे हैं? क्या बैंक को हमें 6 महीने बाद पैसे देने और क्या उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट होगा? हम इन इंस्टॉलमेंट्स को इकट्ठा करके एनुअल कैसे बना लें और बैंक से कैसे कहें कि हम दोनों इंस्टॉलमेंट इकट्ठी दिया करेंगे? मैं बैंक को कैसे जाके कन्विंस करूंगा कि मैंने सेमी एनुअल अब नहीं देनी, मैंने एनुअल देनी है और 2 इकट्ठी दे दिया करूंगा और 13% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया करूंगा? मैं यकीन माने समझ गए। आप मेरे कह रहे हैं कि ना 25 लाख को जरा 2 कर दो और देर पर एन को -6 कर दो। पहली बात मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपने यही कहा। अब मेरी गुजारिश सुनो, मैं बैंक को कैसे कन्विंस करूं कि मैं 6 सालों में 6 दफा 2 करके इकट्ठी इंस्टॉलमेंट में लिया करूं? तो अगर सेम आंसर आ जाएगा तो इसमें क्या इशू है? अगर ये आंसर सेम आ जाएगा तो इसमें गरीब में इशू है? और आंसर अगर सेम आ भी गया तो क्यों करें? और आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि उस केस में आप साल बाद इंटरेस्ट कंसिडर कर रहे हैं। ये 6 महीने का पे होने के बाद अगले 6 महीने का बनना। इस केस में प्लीज हमें क्या करना है, हमें जितने अरसे की इंस्टॉलमेंट है अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट को उतने अरसे में कन्वर्ट करके प्लीज अकॉर्डिंगली एन एडजस्ट कर। ये आंसर सर फाइनल है सर? डबल एंट्री हो सकती है सर? जी सर, एंट्री फाइनल करें। अब डेफिनेटली अगर क्वार्टरली हो जाए और मंथली हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन भी आ जाएगा। जितना हो गया फिलहाल यहाँ तक फाइनल कर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई इश्यू तो नहीं? जी एनी कंफ्यूजन, एनी अदर कंफ्यूजन? थोड़ा स्पीड अप हो, हमारे पास टाइम है और एक अच्छा सा काम हो सकता है। नेक्स्ट डेट बोलो जी। सीरियस हो, सीरियस हो, सीरियस हो। फर्स्ट ईयर एग्जाम में रखते हैं 1 जुलाई 9। इसी डेट पर हैंडल नहीं हुई? किस डेट पे रोक रहे हैं आप मुझे? 31 दिसंबर पे क्यों रोक रहे हैं? ईयर एंड आ गया, 6 मंथ्स गुजर रहे हैं, ईयर एंड 30 जून है, तो यहाँ क्यों रोक रहे हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन एनुअल रहेगी। डेप्रिसिएशन को 6 महीने बाद रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ रुकने की कंपल्सरी वजह रेंटल की पेमेंट ड्यू हो रही है। क्या इस रेंटल में इंटरेस्ट होगा? हमें कैसे पता चलेगा इसमें इंटरेस्ट कितना है? हमें टेबल बनाना होगा, हम टेबल बनाना। तो अभी इसके नीचे स्पेस रखिएगा, अभी एक रेंटल की और अमाउंट आनी है, फिर डेप्रिसिएशन भी आनी है, तो 3-4 एंट्रीज की स्पेस होनी चाहिए। बेहतर ये रहेगा नेक्स्ट पेज बनाना, छोड़ दे जगह जितनी है। ये 2 लाइन्स बोले बनवानी है अपने, बाद में फिर आप खुद से कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग डेट 1 मिनट रुक के जरा करवा दो, जहां भी आपने 1 जुलाई 9 लिखने की वजह एग्रीमेंट डेट है। बैलेंस में अमाउंट कितनी लिखूं? इस अमाउंट से हमने लायबिलिटी मींस प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड की, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स। ओके, देन प्लीज आई रिपीट माय वर्ड्स, तो मैं टेबल बनाते हुए बार बार बोलता हूँ। अब आपने एग्रीमेंट की डेट्स लिखनी। तो पहली डेट क्या होगी इसके बाद? 31 दिसंबर 2009।
उस वक्त रेंटल कितना होगा 25 लाख। उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर उठाए, उसमें इंटरेस्ट होगा, उस पे नहीं होगा। इस पे कैलकुलेट करेंगे 19,999,835 मल्टीप्लाइड बाय बताएं। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 13.731%, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 महीने गुजरे हैं। और ऑल्टरनेटिवली जो आपने डिवाइड बाय 2 करके रेट लिया हुआ है उसको भी यूज किया जा सकता है। फॉलो किया मेरी बात? बाय 6/12 बाय 3 बाय 6/12। ओके 6 महीने गुजरे हैं, देखें लेफ्ट साइड 6 महीने बाद इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 1,173 आज तक काफी टाइम वेस्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम से थाउजेंड्स में ही करना है और उसके लिए इंशाल्लाह कंफर्टेबल आज नहीं, अब जो हो गया शुरू 1,373,089, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन why 6 months? Okay, this balance remained outstanding for 6 months from 1st July to 31st December. प्रिंसिपल बताएं 11,146,911 बैलेंस बताओ 188,72,924 सब ओके। अभी कहां तक बड़ा टेबल बनेगा, एक मिनट जरा बता दो। नहीं सर, टेबल कहां तक जाएगा, कितनी इंस्टॉलमेंट सब इसमें आनी, 12 तक जाएगा। तो शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़े, हो गया। अब फिलहाल इस तरह के 31 दिसंबर 10 तक रुक जाए, ताकि हम एक एंट्री कम से कम आज फाइनल करें, बाकी फिर जितना टेबल जरूरत पड़ेगी फिर कल बना लेंगे। तो मीन्स टेबल बनाने का बड़ा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आपने जरा चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अपने आप को यूजफुल करना है। अगर एनुअल से सेमी एनुअल हो जाए, क्वार्टरली हो जाए, तो कॉन्सेप्ट बारह रिमेन सेम। 31 टू द 11th 30 जून 2010 बस एक इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप और करना। ओके बताइए तो नेक्स्ट इंटरेस्ट 12,95,721 प्रिंसिपल 104,279 रिमेनिंग प्रिंसिपल 1,617,666 1,766,8 645 बस यहां तक रुक गए। इस डाटा से शायद ये फर्स्ट 2 एंट्रीज हो जाएंगे, तो वो कर लेते हैं, बाकी डेफिनेटली शायद स्केड्यूल और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स के लिए और जरूरत पड़ती है, वो फिर कल डिस्कस करेंगे। आज जरा ये 2 एंट्रीज कंप्लीट करें। ये वाली फिगर्स ठीक है सबकी, समझ आ गया सबको कैसे बनना है? ये अब 6 मंथ्स के बाद वर्किंग होती जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स देखें, ब्रेकअप देखें और रेंटल की रिकॉर्डिंग करें। कॉन्सेप्ट सारा वही है सर, कितने पैसे देंगे बैंक को 25 लाख, ठीक है। लीज
लाइबिलिटी किस अमाउंट से डेबिट करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट इज 1126,911। क्या इंटरेस्ट साथ ही पे हो रहा है? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 137009। ओके जी। अब ईयर एंड बेटा ध्यान में रखें तो एक और एंटर इसी साल के एंड में भी क्या होगा? 30 जून 10 पे, तो सेम एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट फाइनल करना। वन टू जीरो टू सेवन नाइन। और इंटरेस्ट की फिगर क्या? 195772 डेप्रिसिएशन रहेगी उसकी इंशाल्लाह, जरा टाइम भी उसमें चाहिए, जरा डिस्कशन। आप इस तरह के बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं डेप्रिसिएशन भी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जरा ढूंढ के होमवर्क लिखते हैं प्लीज। साथ साथ एक एक क्वेश्चन प्लीज करते जाए, आहिस्ता आहिस्ता गेम को फाइनलाइज करें। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बड़ा छोटा सा शायद इशू आया आपको, लेकिन आप कर लें तो मैं डिस्कस करूंगा कि मसला है, तो प्लीज सॉल्व जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क। आपके साथ ये पीडीएफ शेयर होगी भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ? 6 ए नहीं 6, जस्ट 6 मिस्टर ए के नाम से। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये है वो आवाज ठीक है? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। ये ग्रुप में दोबारा ऐड भी कुछ लोग रहते हैं, मेरे करवाना दोबारा नंबर भेज। ये साथ साथ क्या इशू है सर? सबको मिलेगा।